डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक का जो लेसन है संविधान का, जो एक राजनीतिक दर्शन है उसके संबंध में, यानी संविधान का राजनीतिक दर्शन। इसके अंदर अपन ने प्रारंभ की कुछ बातें पढ़ी थी, जिसमें सार्वभौमिक मताधिकार की बात आती है। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, सामाजिक स्वतंत्रता है, उनके संबंध में प्रारंभिक कक्षाओं में अपन ने, यानी कि इससे पहले वाली कक्षा के अंदर ये सब बातें पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपने संविधान की आलोचनाओं के संबंध में, यानी कि अपने संविधान के अंदर सब बातों का उल्लेख होते हुए भी विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अपने संविधान की आलोचना है वो किस आधार पर होती है, तो इसमें कुछ बिंदु दिए गए हैं। जैसे यह संविधान अस्त व्यस्त है, यानी कि एक सुनियोजित तरीके से नहीं है, अस्त व्यस्त बताया गया है इस संविधान को। इसमें सबका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है, यानी कि संविधान सभा का जब गठन किया गया था उसमें आगे अपन देखेंगे इसमें भी, जिसमें संविधान सभा में एक प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सदस्यों का चयन नहीं किया गया था, कुछ निश्चित सदस्यों का चयन किया गया था। तो वो भी एक आलोचना का कारण बनता है, जिसके कारण सब लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया था। और ये संविधान भारतीय परिस्थितियों की क्या नहीं है, अनुकूल नहीं। ये आलोचक मानते हैं, किस प्रकार से मानते हैं वो एक एक अपन अब देखेंगे कि भारतीय संविधान को अस्त व्यस्त या लचीला होने के कारण ये बताया जाता है कि यह एक कसे हुए दृढ़ दस्तावेज के रूप में नहीं है, क्योंकि अपना संविधान लचीला और कठोर दोनों समावेशन है। लचीला इंग्लैंड से लिया गया, कठोर का जो प्रावधान है वो अपने अमेरिका से लिया गया है। तो लचीले का अर्थ हो गया एक प्रकार से आसानी से इसमें क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन के लिए पूर्ण बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की के भी क्या होती है, सहमति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से अपने संविधान में जो कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है, तो इसमें लचीलापन का जो मिश्रण है उसके कारण ये बताया गया कि ये दस्तावेज एक प्रकार से दृढ़ दस्तावेज नहीं है, इसमें आसानी से संशोधन किया जा सकता है। परंतु इसमें संवैधानिक है कि सीयत वाले अन्य जो दस्तावेज भी शामिल किए जाते हैं। भारत में संवैधानिक हैसियत के बहुत से वक्तव्य की अगर अपन बात करते हैं, उनके ब्यौरों की बात करते हैं या नियम कानून जो भी हैं, एक दस्तावेज में क्या कर लिए गए हैं, समेट लिए गए हैं, लेकिन वास्तविक ज़मीनी हकीकत से ये काफ़ी क्या है, कोसों दूर हैं। तो ये सब की सब बातें हैं, ये इस अपने संविधान की आलोचना के अंतर्गत आती है। और बहुत से देशों में संवैधानिक दस्तावेज में चुनाव आयोग है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, लोक सेवा आयोग है, जिसको अपने यूपीएससी बोलते हैं, जैसे प्रावधान नहीं है। और भारतीय संविधान में अनेक ऐसे प्रावधान मौजूद हैं, यानी ऐसे प्रावधान मौजूद हैं, चुनाव आयोग भी है, लोक सेवा आयोग भी है, ये सब के सब क्या हैं, मौजूद है। और भारतीय संविधान सभा ने बिल्कुल स्पष्ट बता रखा है, जब संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत, तो उसके अंदर जो संविधान सभा के सदस्य एक सीमित मताधिकार से चुने गए थे, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इस विधान सभा का गठन नहीं किया गया। इसलिए हमें संविधान में सार्वजनिक प्रतिनिधित्व के अभाव का एहसास होता है कि संविधान बनाने वाले तो कुछ सीमित ही सदस्य थे और सीमित लोगों द्वारा ही वो चुने गए थे, तो उसमें सबका प्रतिनिधित्व से हो सकता है। तो इस आधार पर अपने संविधान की क्या होती है, आलोचना होती है। और इसीलिए अपने संविधान में सार्वजनिक प्रतिनिधित्व के अभाव का एहसास होता है। लेकिन संविधान सभा की बहसों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि संविधान सभा के सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों और सरोकारों और हितों पर आधारित मसले भी उठाए हैं। यानी कि इसमें दोनों प्रकार की बातों का उल्लेख अपने को मिलता है। अगर अपन एक साइड देखते हैं सदस्यों की नियुक्ति संविधान सभा के अंदर, तो वो सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं थी, तो इसमें जो एक प्रकार से सभी लोगों का जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए था वो अपने को नहीं दृष्टिगोचर होता है। दूसरी साइड अगर अपन संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, उन बैठकों के अंदर जो बहस हुई थी विभिन्न विषयों को लेकर, उनको अगर अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है अपने को कि संविधान सभा में प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार पर आधारित मसले ही नहीं, बल्कि समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, यानी कि सभी वर्गों के सरोकार या उनके सभी वर्गों के हितों के लिए ये इस प्रकार से संविधान सभा के समक्ष मसले उठाए भी थे।
तो इसमें अपने को सकारात्मक रूप भी दृष्टिगोचर होता है और साथ में नकारात्मक। जो सार्वभौमिक मताधिकार से संविधान सभा का गठन नहीं हुआ तो वो तो किस में आ गया, नकारात्मक में आ गया। साथ में बहस के आधार पर पता चलता है कि व्यक्तिगत और सामाजिक सरोकार से ऊपर उठकर सभी वर्गों के हित के लिए भी अपने कह सकते हैं कि जो मसले थे उनको संविधान सभा के द्वारा उठाए गए थे। तो उसमें ऐसा लगता है कि वास्तव में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत गठन किया गया है। तो इसी आधार पर अपन इसकी आलोचना भी करते हैं और साथ में इसकी जो एक पॉजिटिव वे है अपने संविधान सभा का वो भी अपने को दृष्टिगोचर होता है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं, संविधान सभा के कई सदस्यों ने ये बात कहकर आलोचना की कि भारतीय संविधान एक क्या है, विदेशी दस्तावेज है, कि भारतीय संविधान है ही नहीं। भारतीय संविधान को अपन उधार लिए वथैला बोलते हैं, क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, बिल ऑफ राइट्स, मूल अधिकार जिनको अपन बोलते हैं, ये अमेरिका से लिए गए। मूल कर्तव्य है जो रूस से लिए गए हैं। नीति निर्देशक कर्तव्य है वो अपने आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन उपबंध हैं वो जर्मन से लिए गए हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के जो उपबंध हैं वो अन्य देशों से ग्रहण किए गए। जैसे संविधान संशोधन की बात करते हैं तो वो अपने दक्षिण अफ्रीका के संविधान, जो साउथ अफ्रीका है उसके संविधान से प्रेरित होकर लिए गए हैं। तो इस आधार पर अपन कहते हैं कि ये तो एक क्या है, विदेशी दस्तावेज है। अपने भारत की दृष्टिकोण से तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो एक उधार लिया हुआ क्या है, थैला है। ये बात कहकर भी आलोचना करने वाले क्या करते हैं, आलोचना। हालांकि ये सब की सब बातें हैं वो क्या है, अच्छी अच्छी बातें हैं जो अपने को दूसरे देशों के संविधानों की अध्ययन किया और उनके अध्ययन से अपने को पता चला कि ये बातें क्या है, अच्छी है। उनको अपन ने क्या किया, अपने संविधान में शामिल किया, या अपन कह सकते हैं उसके आधार पर अपने संविधान का क्या किया, निर्माण किया, ताकि सब लोगों का क्या हो सके, विकास हो सके। तो इसका प्रत्येक अनुच्छेद पश्चिमी देशों के संविधान की क्या करता है, नकल करता है। जो पाश्चात्य राष्ट्रों के जो संविधान हैं उनका लगभग आर्टिकल है वो एक प्रकार से क्या करता है, नकल करता है। तो इन आधार पर भी अपने संविधान की क्या होती है, आलोचना होती है। साथ में ये भी आरोप है कि एक सीमा तक सच है कि लेकिन फिर भी इसमें पूर्णतः विदेशी नहीं कहा जा सकता। साथ में इसका पॉजिटिव वे आता है कि इसमें एक सीमा तक अगर अपन बात करते हैं तो ये एक विदेशी एक प्रकार से, लेकिन इसको पूर्णतः विदेशी भी नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय चिंतकों ने पश्चिमीकरण को अपनी परंपरा की बुराइयां, कुरीतियां आदि के विरोध के लिए क्या किया था, अपनाया था। वैसे उनकी अच्छी बातें थी उनको तो अपनाया था, लेकिन उनकी जो कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए तो अपने संविधान का निर्माण हुआ था, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार के से लोगों का शोषण नहीं हो और सर्वहित में या अपन कह सकते हैं सार्वजनिक हित में कार्य किस प्रकार से किया जाए और किस प्रकार से आगे विकास के पथ पर आगे अग्रसर अपन हो सकें। तो इन सब बातों को देख कर ही तो अपन ने पश्चिमीकरण का विरोध किया था कि पश्चिमीकरण की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनके विरोध में अपन ने संविधान का निर्माण किया। तो उसमें एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये पाश्चात्य राष्ट्रों की नकल नहीं हो सकती। अपन ने तो केवल और केवल कौन से उनकी बातों का ग्रहण किया था जो उनकी अच्छी बातें थी। तो इस आधार पर अपने संविधान की क्या होती है, आलोचना होती है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं पश्चिमीकरण का स्थानीय सांस्कृतिक व्यवस्था से टकराव होने पर जो संकर संस्कृति उत्पन्न हुई, क्योंकि ये वैश्वीकरण के दौर में और में इसमें क्या हो गया, पाश्चात्य संस्कृति और जो अपनी संस्कृति है वो एक प्रकार से मिलीजुली हो गई, जिसको अपन क्या बोलते हैं, संकर संस्कृति बोलते हैं। और संकर संस्कृति जो पश्चिमी आधुनिकता से ग्रहण करने और उनकी पारंपरिक जो कुरीतियों को छोड़ने की रचनात्मक प्रक्रिया का परिणाम थी। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान पारिस्थितिकी और सामाजिक अनुकूलन का क्या है, परिणाम है, न कि अंधानुकरण है। यानी एक प्रकार से अपन देखा देखी करके अपने संविधान का निर्माण नहीं किया, अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, जो अपनी अच्छी अपनी जो संस्कृति है एक प्रकार से उसको बचाने के लिए, और जो पाश्चात्य कुरीतियां उनसे छुटकारा पाने के लिए अपनी परिस्थितियों के अनुकूल और एक प्रकार से अपना सामाजिक अनुकूल स्थापित करने के लिए अपने संविधान का निर्माण किया था, न कि किसी अंधानुकरण की वजह से किया था। तो ये अपने को पूछे भारतीय संविधान की आलोचना के संबंध में तो ये सब बातें अपने को बतानी है। अब देखते हैं अपने संविधान की कुछ सीमाएं हैं। तो भारतीय संविधान की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे भारत के संविधान को पूर्णतः त्रुटिहीन दस्तावेज कहा जा सकता है। कैसे, जैसे भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत ही केंद्रित है, यानी पूरे के पूरे विषय हैं वो ज़्यादा पावर किसको दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पावर दी गई है तो उसमें एक प्रकार से राष्ट्रीय एकता की भावना की वजह से दी गई है, विकेंद्रीकरण पर कमजोर दिया गया है। और साथ में संविधान में परिवार से जुड़े मुद्दों पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया गया, पारिवारिक दृष्टि से नहीं दिया गया, सामूहिक अपने समाज की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर दिया गया है।
कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक सरोकार को मौलिक अधिकारों का अभिन्न हिस्सा बनाने की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं उन सूची में क्या कर दिया गया है, डाल दिया गया है, जबकि उनको किस में डालना चाहिए था, फंडामेंटल राइट्स के अंदर डालना चाहिए था। तो ये इसमें जो कुछ अपन कह सकते हैं त्रुटिहीन दस्तावेज की जो संज्ञा दी है इन बातों के आधार पर दी है। और साथ में अगर अपन बात करते हैं संविधान की दृष्टि या दर्शन अर्थात संविधान की 3 बुनियादी सीमाओं के कारण जो ये विश्लेषण कर उन्हें दूर करने की क्या है, आवश्यकता है। जो ऊपर अपनी ये 3 बातें देखी है, जैसे भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की भावना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में राज्यों को भी एक प्रकार से काफ़ी हद तक अधिकार दिए जाने चाहिए, जैसे अमेरिका में दिए गए हैं। बुनियादी जो सामाजिक आर्थिक सरोकार है उनको मौलिक अधिकारों में डालना चाहिए नीति निर्देशक तत्वों की अपेक्षा। तो ये सब की सब बातें इसके अंतर्गत आती है। अब लास्ट में इनका जो निष्कर्ष निकलकर अपने सामने आता है वो आता है इन सब बातों के आधार पर अंत में अपन एक ही बात कह सकते हैं कि संविधान एक सर्वोच्च कानून है, क्योंकि किसी भी राष्ट्र का प्रशासन है, शासन है, सत्ता का जो संचालन है वो किसके आधार पर किया जा सकता है, अपने संविधान के अकॉर्डिंग उनमें जो नियम कानून उल्लेखित है संविधान के अंदर उनके आधार पर ही अपने शासन का संचालन कर सकते हैं। और ये एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जीवित दस्तावेज है। और संविधान के दर्शन का सार उसकी क्या है, प्रस्तावना है। और भारतीय संविधान का प्रस्तावना है वो आपको मैं पहले कक्षा में भी आपको बता चुका हूँ। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जिसको संविधान की क्या कहा गया है, आत्मा कहा गया है। और संविधान की प्रस्तावना के संबंध में मैं आपको बता चुका हूं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देने के लिए एतद होकर 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को आत्मार्पित अंगीकृत व अधिनियमित करते हैं। तो इस प्रकार से यह प्रस्तावना अपने संविधान के अंदर जो दी हुई है, जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं अपने संविधान का क्या है, सार है। तो इस का सार है और इसी के आधार पर अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से संपूर्ण संविधान के अंदर एक प्रशासन को किस प्रकार से चलाया जाए उसके लिए क्या है, नियम कानून उपबंध आदि रखे हुए हैं। और आज इस संविधान के प्रति आदर का भाव रखना हम सब की क्या है, एक गौरव का विषय भी है कि अपन अपने संविधान के अकॉर्डिंग संविधान में उल्लेखित नियम कानून के हिसाब से अपन चल रहे हैं। और भारत का प्रत्येक नागरिक संविधान के अंतर्निहित दर्शन में विश्वास करता है। आप सब करते हैं, हम भी करते हैं, यानी सभी हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक अपने संविधान का क्या करता है, सम्मान करता है और उनके अंतर्निहित जो दर्शन है उसमें विश्वास रखता है। और हम सब एकजुट होकर रहना चाहते हैं तथा जो इक्वलिटी है, समानता जिसको अपन बोलते हैं, लिबर्टी जो स्वतंत्रता है, आपसी जो भाईचारा है, बंधुत्व है के भाव में अपनी उन्नति करना चाहते हैं। और संविधान की दृष्टि या दर्शन में, संविधान की दृष्टि या दर्शन में विश्वास संविधान को अमल में लाने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्या है, एक प्रकार से परिणाम है। और अगर अपन संविधान के अकॉर्डिंग संविधान में उल्लेखित नियम कानून के आधार पर अगर अपन संविधान में विश्वास करते हुए कार्य को संपन्न करेंगे, प्रशासन का, शासन का या सत्ता का संचालन करेंगे, तो अपन उल्लेखनीय उपलब्धि भी हासिल करेंगे और भारत को एक गौरवमय स्थान तक अपन पहुंचा सकते हैं। तो यह संविधान के संबंध में जो संविधान का एक राजनीतिक दृष्टिकोण था उसके संबंध में अपन ने देखा है। और इसी के साथ अपना ये संविधान का जो राजनीतिक दर्शन चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद का जो आगे का नेक्स्ट लेसन है वो पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।